तो बस आज रजिस्टर निकाल लेना बच्चों। आज जो हम पढ़ेंगे बीओपी का और जिस तरीके से पढ़ेंगे वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल रहेगा आपके लिए। तो सारी चीज़ें आप साथ साथ लिखते रहना रजिस्टर के अंदर। तो बीओपी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर पहले लिख भी रखा है तो भी दोबारा लिख लेना, तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हाँ, तो आज बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आज हमारा टारगेट जो है वो बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो अच्छे से फिर आज हम लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो अब शुरू करते हैं बच्चों, फिर बाद में आपसे वार्तालाप करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप हेडिंग डाल लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर है क्या, पहले एक बार उसका बेसिक समझते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कोई भी एक कंट्री है, कोई भी कंट्री है मान लेते हैं, और कोई दूसरा कंट्री है। तो दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज या चार कंट्रीज या बहुत सारी कंट्रियों के बीच में कुछ इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हमें पता ही है क्या होती हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम तो क्योंकि अपनी बात कर रहे हैं तो हम इंडिया ले लेते हैं, यानी कि हम एग्जाम्पल या हम बात करेंगे अपने भारत की। तो भारत हमारा जो देश है वो बहुत सारे दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक गतिविधियां करता है, जिनसे हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज बार बार ना बोलने में बड़ा सा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज बार बार बोलूंगा तो बड़ा सा लगेगा। तो अब मैं डॉलर बोल दिया करूंगा, या आप अपने मन में डॉलर से समझ लो, ठीक है ना, डॉलर। तो फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा बोलने में बड़ा लगता है तो उसको सिंपल कर देते हैं डॉलर। तो जिससे हमारे देश के अंदर डॉलर का कुछ इनफ्लो भी हो सकता है और डॉलर का कुछ आउटफ्लो भी हो सकता है ना। तो कुछ इकोनॉमिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनसे हमारे कंट्री के अंदर डॉलर आ भी सकते हैं, डॉलर जा भी सकते हैं। पैसा समझ लो, मतलब सिंपल सरल भाषा में, ये डॉलर भी बोल के क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करनी और दिमाग को कंफ्यूज करना। सिंपल भाषा में पैसा ही बोल देते हैं कि पैसा आ भी सकता है, पैसा जा भी सकता है। तो इस आने जाने के चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं एक जगह, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका इंट्रो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो अब कोई भी कंट्री अपना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है, तो उसी तरह हमारा जो भारत देश है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं कि वो कैसे बनता है। एक बार सारी चीजें आपके साथ लिख लिख के अच्छे से आपको समझाते हैं। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसके दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। इसको दो साइड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेफ्ट साइड को बोलते हैं क्रेडिट आइटम्स, लेफ्ट साइड को बोलते हैं क्रेडिट आइटम्स, ठीक है ना। और राइट साइड को बोलते हैं डेबिट आइटम्स। तो पूरी की पूरी लेफ्ट साइड हो गई क्रेडिट आइटम्स की, राइट साइड हो गई डेबिट आइटम्स की। अब क्रेडिट आइटम्स कौन से होते हैं हमारे देश के हिसाब से, या क्रेडिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली इनफ्लो ऑफ डॉलर्स या इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझ लो, लेकिन अपनी सिंपल देसी भाषा में बोलेंगे इनफ्लो ऑफ पैसा, मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और डेबिट आइटम्स में यानी कि डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कि पैसा जा रहा है, डॉलर्स जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। तो सिंपल भाषा में पैसा जा रहा है। तो हमने दो साइड्स बना दी इस अकाउंट की, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पर पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और डेबिट साइड पे पैसा जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के पूरे, ये देखो मैंने बहुत बड़ा सा बीओपी एक बना रखा है। इस बीओपी को, बड़े से इस बीओपी को हम क्या करते हैं, हम इसके दो पार्ट्स कर देते हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, दो पार्ट्स कर देते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं करंट अकाउंट। पहले पार्ट को बोलते हैं करंट अकाउंट, पहला टुकड़ा जो होता है बीओपी का उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और दूसरा टुकड़ा जो होता है बीओपी का उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बीओपी के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स हो गए, बीओपी को तोड़ दिया। पहले पार्ट को बोलते हैं करंट अकाउंट, दूसरे पार्ट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब सबसे मजेदार चीज,
करंट अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और कैपिटल अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, इस बात का डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए, है ना, कि भाई हमारा देश है जो बीओपी बना रहा है, जिसमें करंट अकाउंट में कुछ बातें लिखेगा, कैपिटल अकाउंट में कुछ बातें लिखेगा। तो करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। करंट अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड की जाती हैं जो प्रभावित नहीं करती हमारे देश के एसेट और लायबिलिटी को। ध्यान से मेरी बात दोबारा से सुनना, जो अफेक्ट नहीं करते हमारे देश के एसेट और लायबिलिटीज को। यहां मेरे या आपके पर्सनल एसेट्स की बात नहीं हो रही। आपके घर में मशीन है, मेरे घर में मशीन है, इक्विपमेंट फर्नीचर है, उसकी बात नहीं हो रही है। देश के एसेट्स या लायबिलिटीज की बात हो रही है, जो भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि देश के एसेट्स क्या माने जाते हैं या देश के लिए लायबिलिटियां क्या मानी जाती हैं, वो भी थोड़ी देर में आएगा। लेकिन मुद्दा ये कि करंट अकाउंट में कौन सी बातें रिकॉर्ड करते हैं, विच डू नॉट अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी, जो एसेट या लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करते। सिंपल भाषा में समझ लो, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं जो अफेक्ट करती हैं एसेट या लायबिलिटीज को, देश के, जो अफेक्ट करती हैं यानी कि प्रभाव डालती हैं देश की एसेट या लायबिलिटी पर। तो हमने अपने बीओपी को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, कैपिटल और करंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगी, और कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। तो इस हिसाब से बीओपी बनाया जाता है, जो अभी हम आगे बनाएंगे। और साइड्स की अगर बात करूं तो इसमें दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड या क्रेडिट आइटम्स जहां पे पैसा आ रहा है, और राइट साइड यानी डेबिट आइटम्स जहां पे बेसिकली आउटफ्लो हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहां तक का थम्स अप भेज दो कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर, ताकि जब हम अब गहराई में अंदर जाएं तो इतना दिमाग में क्लियर रहेगा। तो इतने बेसिक इंट्रोडक्शन का एक थम्स अप भेज दीजिए। ओके ओके, क्लियर क्लियर, यस सर, ठीक है, क्लियर, ओके, ऑल क्लियर। चलो तो अभी इसका मतलब 100% बच्चे कह रहे हैं क्लियर। बिल्कुल, एक बच्ची पूछ रही है कि साइड बाय साइड लिखनी है। हाँ, साइड बाय साइड लिखनी है, क्रेडिट आइटम्स पहले फिर डेबिट आइटम्स। हाँ, इनफ्लो अभी लिखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो तो अब मुद्दे की बातें सीखते हैं। कई बच्चे मुंशी बन गए। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं। ये कोई रूल फॉलो नहीं करते। यहाँ पर हम अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे कि ये कोई रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, पैसा आएगा तो लेफ्ट साइड पे लिखना है क्रेडिट साइड पे, आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड पे लिखना है। तो नाम है जस्ट सिंपली। चलो अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि अच्छे से इन बातों को समझा जा सके, ठीक है, बड़ी ध्यान से। तो अब सबसे पहले मैं करंट अकाउंट में होने वाले कुछ इनफ्लोज लिख रहा हूं, जो हमारे लिए इनफ्लोज हैं, जहां से हमारे पास विदेशों से पैसा आ जाता है। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे एक ट्रांजैक्शन होती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है कि भाई हमने कोई गुड्स बनाए और वो गुड्स बना के हमने विदेशों में बेचे। तो जब हम अपने गुड्स बाहर बेचेंगे तो वहां से हमें पैसे मिलेंगे, तो ये हमारे लिए इनफ्लो हो जाता है। तो मान लेते हैं 100 रुपए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, हमें इनफ्लो हुआ, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब कि हम अपने गुड्स को बाहर बेच रहे हैं, तो वहां से हमें पैसा मिल रहा है। इसी तरह एक और इनफ्लो हो सकता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम कई बार सर्विसेज भी विदेशों में बेचते हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस या लॉयर की सर्विस या टीचर की सर्विस। हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ रहा हो, विदेश में हो, तो हम अपनी सर्विसेज बाहर बेच रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम विदेशों में बेच सकते हैं या बेचते हैं, और विदेशों से पैसे हमें मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो मान लेते हैं 200। इसके अलावा और हमारे पास इनफ्लो कहां से हो सकता है, और हमारे पास मेन इनफ्लो होता है इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। कई बार हमें इन्वेस्टमेंट इनकम मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम किसे बोलते हैं, सोचो ध्यान से।
इन्वेस्ट करना मतलब अपने पैसे को हमने बाहर निवेश करा। मान लो आपने दुबई में एक घर खरीद लिया, या आपने किसी फॉरेन बैंक में एफडी करवा दी, या आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना। तो शेयर्स खरीदे आपने फॉरेन कंपनी के, तो वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा। आपने अपना घर किसी को रेंट पर दे दिया तो किराया मिलेगा। आपने अपना पैसे पे एफडी कर रखी है फॉरेन बैंक में, तो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। तो फॉरेन से, विदेशों से कई बार हमें इन्वेस्टमेंट इनकम मिलती है, तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। तो मान लेते हैं हमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी रिसीव हो रही है, ये भी हमारा इनफ्लो हो गया। और कई बार तो हमारा इनफ्लो कैसा भी होता है, यूनिलैटरल वाला। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। यानी कि हमें विदेशों से कोई गिफ्ट मिला, या हमें हमारे दोस्त ने बाहर से कोई डोनेशन या कोई गिफ्ट भेज दिया, रेमिटांस भेज दी, तो हमने बदले में कोई सर्विस तो दी नहीं है, कोई फैक्टर इनकम तो है नहीं है, ये ट्रांसफर इनकम होती है। तो कई बार हमें यूनिलैटरल जिसको बोलते हैं, यानी वन साइडेड ट्रांसफर रिसीव्ड हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। तो हमें कई बार विदेशों से कोई भी यूनिलैटरल ट्रांसफर मिल जाता है, या कोई भी गिफ्ट डोनेशन हमको मिल जाती है। तो इन चारों पॉइंटों को आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें हमारे देश में इनफ्लो ला रही हैं, पैसा ला रही हैं। तो ये करंट अकाउंट के कुछ इनफ्लोज होते हैं। तो एक बार रिवाइज करो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने गुड्स विदेशों में बेचे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने सर्विसेज विदेशों में बेची। इन्वेस्टमेंट इनकम हमें वहां से मिली, और हमें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी विदेशों से मिले। तो इन चारों के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। अब जाता हूं दूसरी साइड। दूसरी साइड यानी डेबिट साइड। आउटफ्लो कब हो सकता है? जैसे हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार से हो सकता है हमने विदेशों से गुड्स खरीदे, हमने बाहर से कुछ गुड्स इंपोर्ट करे, जिसे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मान लेते हैं, तो हमने पैसे दिए होंगे विदेशों में, हमारा पैसा गया, तो इसको बोलते हैं आउटफ्लो। हमने बाहर से गुड्स खरीदे, तो हम विदेशों को पैसा देंगे, तो मान लेते हैं हमारा 150 का आउटफ्लो हो गया। तो इस तरह से ये एक आउटफ्लो है। या हो सकता है हमने इंपोर्ट करी हो सर्विसेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हमने हो सकता है विदेशों से कोई सर्विस इंपोर्ट करी हो। आपको लगाओ कि इंडिया का कोई टीचर हमारे योग्य नहीं है जो हमें पढ़ा सके, तो हम तो किसी यूएस के टीचर से पढ़ेंगे। तो आपने किसी यूएस के टीचर से ट्यूशन लगवाया, वहां की सर्विसेज आप ले रहे हो, तो आप पैसे भी वहां के टीचर को दोगे, तो ये भी एक आउटफ्लो हो जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मान लेते हैं 250 का। इसी प्रकार जिस तरह हमने बाहर इन्वेस्ट करा था अपना पैसा, किसी फॉरेनर ने यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करा हो सकता है। किसी फॉरेनर ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, किसी फॉरेनर ने यहाँ पे घर खरीद रखा है, किसी फॉरेनर ने यहाँ पे बैंक में एफडी करवा रखी है। तो हमारे देश में किसी फॉरेनर ने जो इन्वेस्ट कर रखा है, उसे भी तो इन्वेस्टमेंट इनकम मिलेगी ना अपने अपने देश में बैठे बैठे। तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट इनकम हम पे कर रहे हो, जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम पेड। तो मान लेते हैं हमने कुछ पैसे विदेशों में दिए, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड। तो फॉरेनर्स को हम पैसे पे कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। और इसी तरह आउटफ्लो चौथा ये भी हो सकता है कि जैसे आपके किसी दोस्त ने बाहर से आपको गिफ्ट भेजा, आपको गिफ्ट्स मिले, आपको डोनेशंस मिली, इसी तरह हम भी हो सकता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बाहर भेज रहे हो, हम कोई गिफ्ट भेज रहे हो, हम कोई डोनेशन या रेमिटांस बाहर भेज रहे हो, तो उसे बोल सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड। 450 आउटफ्लो कर दिया, यानी कि बाहर दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करंट अकाउंट के अंदर पहले कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पर इनफ्लो हो रहा है और डेबिट साइड पर आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब जब मैं आगे का डिस्कशन करूंगा तो वो थोड़ा ध्यान से सुनना, उसमें कुछ बारीकियां होंगी तो जिस पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखने का, इस करंट अकाउंट के अंदर हम एक तरफ इनफ्लोज लिख चुके हैं और एक तरफ आउटफ्लोज लिख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पहला आइटम है हमारा, यानी कि गुड्स वाला जो आइटम है, इन गुड्स वाले आइटम के बारे में अगर मैं खाली खाली जानकारी लेना चाहूं, तो मैं इनके बारे में ये बोल रहा हूं, एक बार नीचे आ जाता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट करा तो मेरे पास इनफ्लो आया 100 का, और जब मैंने गुड्स को इंपोर्ट करा तो मेरा आउटफ्लो हुआ 150 का। तो मैं दो बातें बोल रहा हूं, तो एक बार देखते हैं। नीचे आता हूं, नीचे आता हूं, नीचे आता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने गुड्स एक्सपोर्ट करे तो मेरा इनफ्लो हो रहा है 100 का,
और जब मैंने गुड्स इंपोर्ट करे तो मेरा आउटफ्लो हो रहा है 150 का। तो मैंने दो बातें बोली। अब अगर इन दो बातों को मैं ना बोलकर एक सिंपल सी हम गणित लगाएं, एक सिंपल कॉमन सेंस लगाएं, मैं बोल रहा हूं 100 का इनफ्लो है और 150 का आउटफ्लो है। 100 का इनफ्लो, 100 आया, 150 गया। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि टेक्निकली 50 जो है, 50 वो मेरा आउटफ्लो हो रहा है नेट नेट अगर मैं बोलूं। तो इस 50 को मैं नाम दे देता हूं एक तरह से, मान लो अनफेवरेबल, यानी कि 50 मेरा आउटफ्लो हो रहा है, ये अनफेवरेबल है। 50 मेरा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो बताओ इस 50 को क्या बोलते हैं, इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है। 50 गया, इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होगी। तो बीओपी के अंदर ये पता होना चाहिए, बीओपी के अंदर जब हम ये देखते हैं कि गुड्स का एक्सपोर्ट कितना था और गुड्स का इंपोर्ट कितना था, और वो देखने से हमको पता लगा कि 50 का आउटफ्लो हो रहा है नेट नेट, 50 गया। इस 50 अनफेवरेबल को या 50 इसको डेफिसिट भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख लो, यहां लिख देता हूं, चलो कुछ भी बोल सकते हैं। इस 50 गए को, अनफेवरेबल या 50 डेफिसिट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जिसका दूसरा नाम होता है घर का, इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल्स। विजिबल्स का मतलब है क्योंकि जिसे हम देख सकते हैं, गुड्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन गया, अगर मैं आपके सामने पेश करूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्योंकि 50 हमारा आउटफ्लो हो गया, ज्यादा चला गया, तो इसको हम अनफेवरेबल बोल सकते हैं या इसको हम डेफिसिट बोल सकते हैं। तो दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो भेजो थम्स अप। पहला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, पहला इसका थम्स अप बैलेंस ऑफ ट्रेड का। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर इसको -50 लिखेंगे, नहीं, 50 अनफेवरेबल का मतलब ही समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि ये -50 है। 50 डेफिसिट बोलते ही समझदार व्यक्ति समझ जाएगा ये -50 है। तो -50 लिखना नहीं है। माइनस जो है वो माइनस ने अंग्रेजी ले ली, उस माइनस ने अंग्रेजी क्या ले ली, अनफेवरेबल या डेफिसिट। ऑल राइट, चलो बढ़िया। अब एनालिसिस नंबर 2, एनालिसिस नंबर 2 करते हैं। अब मैं बात करता हूं सर्विसेज की, सर्विसेज की, खाली सर्विसेज की बात करता हूं। तो मैंने एक्सपोर्ट करी सर्विसेज, 200 इनफ्लो हुआ, फिर मैंने इंपोर्ट करी सर्विसेज तो 250 का आउटफ्लो हुआ। तो इसका एनालिसिस करते हैं, नीचे जाता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक्सपोर्ट करी सर्विसेज और 200 मेरा इनफ्लो हुआ, फिर मैंने इंपोर्ट करी सर्विसेज तो 250 मेरा आउटफ्लो हुआ, दो बातें बोल रहा हूं। तो अगर खाली मैं सर्विसेज की बात करूं, 200 आया और 250 गया, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसमें भी कि नेट नेट देखूं तो 50 मेरा अनफेवरेबल है या 50 मेरा डेफिसिट है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस 50 को क्या नाम देते हैं बताइए जी, इस 50 को, इस डेफिसिट या अनफेवरेबल को क्या नाम देते हैं, इस बक्से में क्या लिखें। इस बार हमने सिर्फ सर्विसेज की बात करी है, सर्विसेज की, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 50 गया, तो इसे बोलते हैं नालायक बच्चों बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इसे बोलते हैं BOI, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। अब सर्विसेज को इनविजिबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते, है ना भाई, वो तो अदृश्य हैं। तो इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसे बोलते हैं BOI। तो BOI का थम्सअप भेजो, BOI। ओके,
ठीक है, तो हमें बस दो ही समझने होते हैं, थोड़े थोड़े, वो भी बहुत थोड़े थोड़े, जितना मैंने आपको समझा दिया। एक होता है BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है BOI बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ठीक है ना, जो मैंने 1 और 2 कवर कर रखे हैं। खैर, अब अगर मैं 1 और 2 को आगे बढ़ के 3 और 4 की बात करूं, तो 3 और 4 हमको नहीं पढ़ने डिटेल में, ना उनके बारे में हमें बैलेंस निकालना कि सर थर्ड पॉइंट में भी अगर हम देखें 300 आया और 250 गया, तो इसमें तो 50 आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन उसको कुछ बोलते नहीं है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। इसी तरह फोर्थ पॉइंट में भी 400 आ रहा है, 450 जा रहा है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। लेकिन हाँ, एक मुद्दे की चीज अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब करंट अकाउंट के पूरे इनफ्लो की बात करूंगा, पूरे करंट अकाउंट के इनफ्लो, चारों के चारों इनफ्लोज को मैं जोड़ रहा हूं, 100, 200, 300, 400। तो पूरे के पूरे करंट अकाउंट के अंदर मेरा इनफ्लो जो है वो है 1000 रुपए का। पूरे के पूरे करंट अकाउंट में मैं बोल रहा हूं 1000 आया, और पूरे के पूरे करंट अकाउंट का आउटफ्लो या डेबिट्स का टोटल कर रहा हूं 150, 250, 250 और 450। तो कितना हो गया? 500, 650, 1150। ओ, 1150 या 1100, 1100, ओके 1100। तो पूरे करंट अकाउंट के अंदर, अब मैं पूरे करंट अकाउंट को इकट्ठा कर लिया मैंने, पूरे करंट अकाउंट के अंदर 1000 है इनफ्लो और 1100 है आउटफ्लो, पूरे करंट अकाउंट के अंदर। पूरे करंट अकाउंट की बात हो रही है बच्चों, तो इधर आ रहा हूं, पूरे करंट अकाउंट के अंदर। अब ये बताओ, अगर मैं पूरे करंट अकाउंट में कह रहा हूं 1000 रुपए आए और 1100 रुपए गए पूरे करंट अकाउंट के अंदर, तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि मोटा मोटा 100 जो है वो नेट नेट गया या अनफेवरेबल है, 100 डेफिसिट है, ऐसा कह सकता हूं पूरे करंट अकाउंट को। इसे क्या नाम बोलते हैं? इसे क्या नाम बोलेंगे? तो एक बार भेजो आंसर, इसे क्या नाम बोलेंगे? इस 100 को क्या नाम देंगे? ये जो गया 100, आउटफ्लो जो हो रहा है 100 का, या अनफेवरेबल जो है ये 100, या डेफिसिट जो है ये 100, इस 100 को क्या बोलेंगे? क्या इसको BOT बोलेंगे, या क्या इसको BOI बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गलत, 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 अभी तक सही नहीं आया। इसे क्या बोलेंगे साहब? चलो देखो आंसर, इसे बोलते हैं कि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है BOP। पहले तो BOP लिखा, लेकिन ये पूरा BOP नहीं है, ये पूरा BOP थोड़ी ना है, ब्रैकेट में करंट अकाउंट, इसे बोलते हैं BOP करंट अकाउंट। यानी कि करंट अकाउंट के अंदर, पूरे BOP में करंट अकाउंट के अंदर अगर मैं देखूं तो 1000 आया और 1100 गया, यानी नेट नेट आंसर जो है वो है 100 आउटफ्लो या 100 अनफेवरेबल। तो इसे बोलते हैं BOP करंट अकाउंट। तो भेजो थम्स अप BOP करंट अकाउंट के नाम का, इसे बोलते हैं BOP करंट अकाउंट। ठीक है, BOT अलग है, BOI अलग है, BOP करंट अलग है। ओके, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ने से पहले इतनी पिक्चर अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, ठीक है, इतनी पिक्चर अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट वो है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें क्रेडिट साइड पर 4 इनफ्लो आ गए, डेबिट साइड पर 4 आउटफ्लो आ गए। दो इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखने हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड पहला पॉइंट, गुड्स वाला, बैलेंस ऑफ इनविजिबल सर्विसेज वाला दूसरा पॉइंट। और पूरे करंट अकाउंट की अगर बात करें तो 1000 आया, 1100 गया, तो इसका मतलब नेट नेट 100 गया अनफेवरेबल, तो उसको बोलेंगे BOP करंट अकाउंट। चलो, फेवरेबल होता तो फेवरेबल बोलते, मतलब पॉजिटिव होता तो फेवरेबल बोलते। अच्छा, अब आते हैं जी ऐसी ट्रांजैक्शनों पर जो देश के एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट कर देती हैं, ऐसा माना जाता है BOP के पर्सपेक्टिव से, जिन्हें हम कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में भी आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड जो है वो इनफ्लो होगा, राइट साइड जो है वो आउटफ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये इनफ्लो या आउटफ्लो कब हो सकता है, एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो की बात करता हूं कि इनफ्लो क्या हो सकता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे बहुत से आइटम हो सकते हैं,
अब मान लो किसी कंपनी ने, किसी फॉरेन कंपनी ने हमारे देश में निवेश करा हो, इन्वेस्ट करा हो, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करा हो। तो जब कोई हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने सामान बेचा और पैसे आए, नहीं, बाहर से बहुत सारा पैसा, फंड इन्वेस्टमेंट होने के लिए यहां पर आ रहा है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होने के लिए यहां पर आ रहा है। उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं जिसको बोल सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, बहुत सारा पैसा हमारे देश में आया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कैसे आया? जैसे कोई विदेशी कंपनी होती है, उसे भारत में अपना कोई बड़ा सा स्टोर खोलना है, तो वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। तो जब विदेशों से इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर आती है तो ये एक इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये कोई गुड्स बेच के या सर्विस बेच के पैसा नहीं आया, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। और आप तो जानते ही हो, मुंशी हो आप थोड़े थोड़े, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो एक एसेट क्रिएट कर रही है ना। तो इन्वेस्टमेंट आना इज एन एसेट, ये हमारा एक एसेट क्रिएट कर रहा है, पैसा हमें मिल रहा है, हमारे देश में इनफ्लो हो रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका होता है पैसे आने का, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब मैं रिसीव्ड नहीं लिख रहा, अब रिसीव्ड लिख के हम ओछी हरकत नहीं करेंगे। अब तो जाहिर सी बात है ना कि भाई क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं तो पैसा आया ही होगा, तो खाली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि विदेशी कंपनियां या विदेशी कोई फॉरेनर हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो कोई एसेट नहीं खरीद रहा, वो कोई एसेट नहीं खरीद रहा, वो कोई दुकान नहीं खरीद रहा, वो कोई स्टोर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसने हमारी इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं। उसने क्या खरीद लिए हैं? हमारी इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं। तो जब कोई विदेशी संस्था हमारे देश में पैसा निवेश करती है शेयर्स खरीदकर, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो पैसा तो आ रहा है हमारे देश के अंदर, लेकिन वो हमारी देश की कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो मैं एक फॉरेनर हूं, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए, और मैंने यहां भारत में एक घर खरीद लिया, या मान लो मैंने किसी बड़े से मॉल के अंदर एक दुकान खरीद ली, उसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने चीज खरीद ली और मेरे पास उस दुकान का कंट्रोल आ जाएगा, उस एसेट का कंट्रोल आ जाएगा। दूसरा, मैं एक फॉरेनर हूं, मैंने यहां भारत में रिलायंस कंपनी के मान लो शेयर्स खरीद लिए, या मैंने मान लो डीएलएफ कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, या मान लो मैंने एसबीआई बैंक के शेयर्स खरीद लिए। तो इसका मतलब मैंने अपना पैसा यहां की कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई एसेट का कंट्रोल आ गया हो, ये बैंक खरीद लिया मैंने, पूरा दुकान खरीद ली, नहीं, मैंने सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो हमारे पास विदेशों से पैसा आ रहा है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है ना, ये मतलब होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी तरह से पैसा आ सकता है। जैसे मान लो हमारी देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है ना, या कोई बहुत बड़ा प्राइवेट फर्म है, बिजनेस है, उसने विदेश से कोई लोन ले लिया, बोरो कर लिया, किसी प्राइवेट कंपनी ने बोरो कर लिया, पैसा विदेशों से ले लिया। तो जब हम किसी से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो पैसा तो आ रहा है, इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन ये कोई गुड्स या सर्विस बेच के पैसा नहीं आ रहा, इट इज अ लाइबिलिटी। ये तो आप जानते ही हो, मुंशी हो। तो हमारे पास जब हम बोरो करते हैं पैसा, तो जब बोरो करके पैसा आता है तो इट इज अ लाइबिलिटी, ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है, बोरोइंग्स, है ना। या इसी तरह कई बार हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी हमारा देश अपने एसेट्स बेच दे, जो हालांकि बाद में आऊंगा, तो वो पॉइंट छोड़ो, चलो। तो बोरोइंग्स को ही पकड़ते हैं। तो अगर हमने बोरो करा तो हमारे पास इनफ्लो होता है, पैसा आता है, लेकिन इट इज अ लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी को प्रभावित कर रहा होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है ना, तो इनकी कुछ मनगढ़ंत फिगर लिख लेता हूं। मान लेते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 200, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया मान लेते हैं 400, बोरोइंग मान लो आई 300, ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं मनगढ़ंत। ठीक है ना, ये सब हमारे इनफ्लो हो गए। अब इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा मतलब ये कि हो सकता है आउटफ्लो हो रहा हो। हम लोग यूएस में घर खरीद रहे हैं, हमने यूएस में इन्वेस्ट करा,
आपने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को, अपनी दुकान यूएस में भी खोलूंगा, आपने वहां पर एक जमीन खरीद ली, वहां पर आपने मॉल में, यूएस के मॉल में एक दुकान खरीद ली, तो हो सकता है आप भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, आप भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अच्छा, हो सकता है आपको लगे कि नहीं, मैं यूएस में घर नहीं खरीदूंगा, दुकान नहीं खरीदूंगा। आपने यूएस के किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने फेसबुक के शेयर्स खरीद लिए वहां के स्टॉक एक्सचेंज में, आपने एप्पल के शेयर्स खरीद लिए वहां के स्टॉक एक्सचेंज में, नेस्डेक में, डाउ जोन्स में। तो आपने वहां पर यूएस के अंदर शेयर्स खरीद लिए यूएस की कंपनी में। वाह, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लो हमने क्या करा, हमारे पास बहुत पैसे थे, तो हमने किसी को किसी और देश में पैसे लेंड कर दिए, लोन दे दिया, लिया नहीं, लेंड कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा पैसा गया, इसे हम लेंडिंग्स बोल सकते हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं जो आउटफ्लो कर रही हैं। तो इनकी भी कोई मनगढ़ंत फिगर लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी, हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर कर दी 500, हमने लेंडिंग्स बाहर कर दी 250, मतलब कुछ भी ऐसी मनगढ़ंत में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो होती हैं ये कैपिटल अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। चलो, तो अब एक बार ये बताओ अब फटाफट से कि कैपिटल अकाउंट में कितना आया, टोटल इनफ्लो कितना हुआ कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, 900। ओके, ठीक है, 900। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में 900 आया, और कैपिटल अकाउंट में जो गया आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो, 400, 500, 250, 1150। ठीक है, अब इन दोनों बातों को माइंड में लिंक करो। 900 आया, 1150 गया, 900 आया, 1150 गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बताओ क्या कह सकते हैं, नेट नेट, नेट नेट क्या हुआ, नेट नेट क्या हुआ बच्चों। ओके ओके ओके, 250, आप चाहो अनफेवरेबल कह दो, चाहे डेफिसिट कह दो, है ना। 250 हमारे नेट नेट गए, अनफेवरेबल हाँ, या आउटफ्लो, राइट। और इसका नाम होता है बीओपी, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहां पर मैं पूरे बीओपी की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, ओनली ओनली कैपिटल अकाउंट वाले इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहा हूं। तो खाली इतने पार्ट को बोलते हैं बीओपी, कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो अब इसका थम्स अप भेजो बीओपी कैपिटल अकाउंट का, ये जो यहां पर नजर आ रहा है। ओके संजय, अंडरस्टूड। तो तुम समझ गए तो मतलब पूरा ब्रह्मांड समझ जाएगा फिर तो। ओके ठीक है, आ गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब आगे की मजेदार बात सुनते हैं, और वो सुनने से पहले एक बार दोबारा ऊपर चलें, ताकि पिक्चर बिल्कुल माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल बीओपी की पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाए। शुरुआत कहां से करी थी अपन ने, करंट अकाउंट से, है ना। उसमें इनफ्लो आउटफ्लो सारे ट्रांजेक्शन आए थे। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट में भी इनफ्लो आउटफ्लो कुछ आइटम्स हमने लिख लिए थे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो आइटम्स हैं, मैं एक बार ग्रीन कलर से टिक लगा रहा हूं, ध्यान से टिक देखना मेरे, ग्रीन कलर से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये नीचे आ रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या कोई और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, कुछ भी समझ लो, या प्राइवेट ट्रांजैक्शन, कुछ भी, ये बोरिंग वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब मोटा मोटा जिन सारी चीजों पर मैंने ग्रीन टिक लगा लिया है, तो एक ग्रीन टिक यहां लिख देता हूं कि देखो, जिन पर मैंने ग्रीन टिक लगा लिया है,
सारे आइटम्स कवर हो गए एक तरह से, अभी तक देख रहे हो सारे आइटमों पर ही ग्रीन टिक लगा है। टेक्निकली देख लो दोबारा, ऊपर 4 इधर 4 उधर ग्रीन टिक लगा है, नीचे 3 इधर 3 उधर ग्रीन टिक लगा है। तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये जितने आइटम्स अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं ग्रीन टिक वाले, ये सारे आइटम्स प्रॉफिट के मोटिव के लिए करे जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य मुनाफा कमाने का होता है, आज या लंबी अवधि में कभी भी इनका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव का होता है, या जो ये भी पैसा है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव में लगेगा। तो जितने भी आइटम्स, यानी कि अभी तक सारे आइटम्स जिन पर ग्रीन टिक लगा है, जो हमने प्रॉफिट के मोटिव के लिए करे हैं, इन आइटमों का एक नाम होता है बच्चों, वो मैं आपसे पूछूंगा। बताइए इन आइटमों को क्या बोलते हैं? ओके, तो कुछ आंसर आए हैं जो सही हैं वैसे तो, और आंसर भी आ सकते थे, कुछ गलत भी आए हैं। इन आइटम को अब ध्यान रखना है, आज के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे। इन आइटमों को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है, याद रखने का है। तो इन आइटमों को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है ना। और इनका घर का नाम कौन बताएगा? इनका घर का भी नाम है, इनका घर का नाम बताइए क्या है? ऑटोनॉमस आइटम्स के घर का नाम, वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया, बस सुन लिया मैंने। इन्हें बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, इन्हें बोलते हैं बच्चों अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है ना। अबव द लाइन, एक इमेजिनरी सी लाइन अगर आप मैंने ये नीचे लगा रखी है, डॉटेड लाइन अगर आप देख रहे हो, ये लाल से रंग की एक लाइन सी लगी हुई है, तो अभी तक सारे आइटम इस लाल लाइन के ऊपर लिखे हैं, देख रहे हो सारे आइटम्स अभी तक इस डॉटेड वाली लाल लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं, है ना। तो इन आइटमों को घर में प्यार से अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। तो अब ये हाथों पर टैटू बनवाओ चाहे माथे पर टैटू बनवाओ, मुझे नहीं पता, याद रखना है प्रॉफिट के मोटिव के लिए जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनॉमस आइटम्स, और उनका घर का नाम होता है अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। हाँ, अब आपसे पूरी मुद्दे की बात करेंगे। एक बार जो जो फिगर बोलूंगा वो माइंड में लेके चलना, जो जो फिगर मैं बोलूंगा माइंड में लेके चलना, कैलकुलेशन करते रहना माइंड में, ठीक है। वो देखो, बीओपी का इनफ्लो है करंट अकाउंट का 1000 और कैपिटल अकाउंट का 900, ठीक है। करंट का इनफ्लो 1000 और कैपिटल का इनफ्लो 900। एक बार ये बताओ पूरे बीओपी में कितना इनफ्लो है? पूरे बीओपी का इनफ्लो बताना कितना है? ओके, सही, हाँ वेरी गुड। तो पूरे बीओपी का, पूरे बीओपी की बात हो रही है, अब कोई करंट कैपिटल अलग नहीं है। वेरी गुड, 1900 है ना, पूरे 1000 उसका था, 900 उसका था। अब आउटफ्लो बताओ, करंट में आउटफ्लो है 1100 और कैपिटल में आउटफ्लो है 1150। ओके, वेरी गुड, 2250, वेरी गुड। तो इसे डार्क कर देते हैं भाई, ये तो मुद्दे की चीज है। 1900 इनफ्लो और 2250 आउटफ्लो। तो अगर आपसे कोई पूछे, अब अगर आपसे अब कोई जानकारी लेना चाहे, अब आप उसको पूरे बीओपी की जानकारी देना चाहते हो कि 1900 का इनफ्लो है, 2250 का आउटफ्लो है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे साहब? हाँ वेरी गुड, यही बोलोगे 350 गया, नेट नेट 350 आउटफ्लो कह दोगे, या नेट नेट 350 अनफेवरेबल कह दोगे, या नेट नेट 350 डेफिसिट कह दोगे, कुछ भी कह दोगे, यही टर्म यूज करोगे। हाँ, अच्छा बच्चे ये भी भेज रहे हैं, वेरी गुड। तो इसे क्या बोलेंगे, इस 350 को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बीओपी अकाउंट, क्योंकि अब हम पूरे बीओपी अकाउंट का आंसर निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? पूरे बीओपी अकाउंट का आंसर निकाल रहे हैं, 350।
हाँ बीओपी, तो सबने बीओपी ही भेजा, तो इसे हम बोलेंगे बीओपी अकाउंट 350 अनफेवरेबल या डेफिसिट, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। चलो तो पहले यहां तक कि हमारी काम कंप्लीट हो गई। तो पूरे के पूरे बीओपी के अंदर सारे के सारे हमने 3 आइटम्स लिखे थे जिन्हें बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। और इन सारे आइटम्स को, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब किसी का कोई लेना देना नहीं है किसी से। इन सारे आइटमों को, पूरों को, सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया, और हमारा सबको जोड़कर ऑटोनॉमस आइटम्स को 1900 का है इनफ्लो और 2250 का है आउटफ्लो। तो नेट नेट अभी हमारा आंसर आ रहा है बीओपी 350 आउटफ्लो, ठीक है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी छात्र छात्राएं। अब दादाजी को, दादाजी याद है ना कौन, दादाजी यहां बना देते हैं, आरबीआई, उनके पास एक बहुत बड़ा सा बक्सा है जिसमें खूब सारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो आपको पता ही है ना। दादाजी कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। अब दादाजी ने ये देखा कि हमारे पास 1900 है पूरे के पूरे जो आए, और जो जा रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है, वो है 1150 का, 2250 का। 350 कम है, इसको एक तरह से बोल सकते हैं 350 डेफिसिट है ना, ये लिख देखो, बीओपी अकाउंट 350 अनफेवरेबल डेफिसिट है बीओपी के अंदर। तो दादाजी क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, इस बीओपी के डेफिसिट को कवर अप करने के लिए, या इस यूं कह लो सिंपल भाषा में, इस बीओपी के डेफिसिट को दूर भगाने के लिए दादाजी अपने एसेट्स बेच देते हैं, एसेट्स बेच देते हैं। और दादाजी के एसेट्स मतलब क्या, दादाजी के एसेट्स मतलब ये जो आप बक्सा देख रहे हो, इस बक्से में ये जो डॉलर्स देख रहे हो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कह लो, इन्हें एसेट्स बोलते हैं। देश की पूंजी है, गोल्ड भी बना देता हूं, इसमें गोल्ड भी होता है, बहुत सारा गोल्ड भी होता है। तो दादाजी मजबूरी में क्या करते हैं, ये एसेट्स बेच देते हैं, ठीक है ना, ये एसेट्स बेच देते हैं। तो आम तौर पे या तो ये एसेट्स बेच दिए जाते हैं, या यूं कह लो गोल्ड बेच दिया जाता है, या कई बार दादाजी क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक से या किसी विदेशी संस्था से ऑफिशियल तौर पर बोरो कर लेते हैं, मतलब लोन ले लेते हैं, कुछ भी समझ लो, है ना, कुछ भी समझ ले। तो या तो दादाजी अपने रिजर्व में से कुछ सोना बेच देंगे, या अपने इस बक्से में से डॉलर बेच देंगे, मतलब कुछ भी समझ लो, गोल्ड बेचा जाता है वैसे तो वो इस गोल्ड को बेचकर, वो इस गोल्ड को बेचकर या कहीं से विदेशों से बोरो कर लेते हैं। मतलब मुद्दा ये है, कुछ भी करें दादाजी, दादाजी कैसा भी जुगाड़ करके, कहीं से भी कुछ भी करके 350 रुपए लेकर आते हैं, चाहे सोना बेचना पड़े यानी सेल ऑफ एसेट करनी पड़े दादाजी को, या आरबीआई को बोरो करना पड़े, कुछ भी कह लो। तो 350 रुपए का जुगाड़ दादाजी करते हैं। अब बताओ, अब क्या बताएं सर, अब ये बताओ, जैसे ही दादाजी 350 का जुगाड़ करेंगे, अब ये बताओ फाइनली अब बीओपी में क्या आएगा, अब बीओपी का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब बच्चे जीरो भेज रहे हैं, है ना, बच्चे जीरो भेज रहे हैं, तो बिल्कुल सही। तो उसे चाहे जीरो कह लो, या मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा स्टाइलिश सा वर्ड, बैलेंस्ड बीओपी। बैलेंस्ड मतलब ना तो फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है। तो बीओपी जो होता है वो अंत में जाके आरबीआई बैलेंस करवा देता है, या सरकार कह लो बैलेंस करवा देती है, यानी बीओपी में जो डेफिसिट थी उस कमी को पूरा कर देती है सरकार या आरबीआई, कुछ भी कह लो। तो अंत में जाके बीओपी क्या है, बैलेंस हो जाता है। अच्छा, अब यहां से एक प्रश्न उठता है मेरे मन में जो आपसे पूछूंगा, ये जो 350 वाली ट्रांजैक्शन है, थोड़ा गोला बना लिया, ये जो 350 वाली ट्रांजैक्शन है, क्या ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट के मोटिव के लिए करी गई है? तो आंसर है बिग नो, नहीं, ये प्रॉफिट के मोटिव के लिए थोड़ी ना करी गई है। ये ट्रांजैक्शन 350 की बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए करी गई है। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, भेजो जी,
इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? इस आइटम को क्या बोलते हैं? ओके, तो इसका तो स्कूल का नाम भी आ गया, घर का नाम भी आ गया। अभी डाउट्स मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं पूरा समझा दूं। जो भी आपके मन में डाउट है आप वो ग्रुप पे भेज देना। पहले हम रेलिवेंस की बात करेंगे अभी के टॉपिक की। तो जितने भी आइटम्स ये हैं 350 या एक आइटम, दो आइटम, तो इन्हें क्या बोलेंगे? ओके कह रहा है एक बच्चा। अच्छा, तो बच्चों ने दोनों ही नाम भेज दिए, दोनों लिख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। अब याद रखना है, चाहे हाथों पर टैटू बनाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। इसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। और इसके घर का नाम भी बच्चों ने सही बताया, वो तो खैर देख लिया होगा सही क्या बताया। इसे बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। इन्हें घर में बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग आइटम्स को बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। और इनका एक और नाम है, बड़ा डिजाइनर नाम है, जो कई बच्चे एग्जाम में पता नहीं पढ़ के ही नहीं जाते, अब डर के मारे नहीं पढ़ते। इनका इस आरबीआई के खेल का बताओ, एक डिजाइनर नाम भी है इसका। इस आरबीआई के खेल का एक डिजाइनर नाम बताओ। इस एकोमोडेटिंग आइटम का या ट्रांजैक्शन का या बिलो द लाइन आइटम का एक डिजाइनर नाम क्या है? हाँ, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन करके फिर नाम रखा है। अब बच्चे इधर उधर देखेंगे कि कहीं से मिल जाए आंसर तो हम भेजें। ढूंढो नलायको ढूंढो डिजाइनर नाम। ठीक है, तो पहले बच्चे ने भेज दिया। ओके, पहले बच्चे ने भेज दिया। ठीक है, तो मैं इसका लिख रहा हूं डिजाइनर नाम। आप भी लिखो, इसका डिजाइनर नाम होता है, जो याद रखना है कि चाहे एकोमोडेटिंग आइटम हो या चाहे बिलो द लाइन आइटम हो, और इसी आरबीआई की ट्रांजैक्शन को, ये जो आरबीआई ने करी, इसे बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व। चाहे आइटम कह लो या ट्रांजैक्शन कह लो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। इसे ही बोला जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन या ऑफिशियल रिजर्व आइटम इन बीओपी। इसे बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व आइटम या ट्रांजैक्शन इन बीओपी। तो अब देख लो कितने नाम हैं। इस 350 के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। स्कूल का नाम एकोमोडेटिंग आइटम, ट्यूशन का नाम बिलो द लाइन आइटम, और इसी को घुमा फिरा के थोड़ा सा मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा के डिजाइनर नाम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो अब भेजो थम्स अप कि भैया पूरा बीओबी का ये मतलब चिट्ठा गट्ठा सब दिमाग में फिट हो गया। करंट क्या है, कैपिटल क्या है, करंट कैपिटल दोनों क्या हैं, दोनों के कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑटोनॉमस आइटम किन्हें बोलते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम किसे बोलते हैं, एकोमोडेटिंग क्यों करा जाता है, आरबीआई करती है, और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्यों करा जाता है, वो भी आरबीआई करती है। ठीक है, तो सान्या कह रही है सर पूरा चिट्टा कट्टा क्लियर। क्लियर, ठीक है। हाँ, डाउट्स पर अभी आऊंगा। नहीं पारस, ये अकाउंट ऐसे बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन ये अकाउंट बनाने के बाद या ये अकाउंट से ऐसे देखने के बाद थोड़ी क्लैरिटी सी हो जाती है माइंड में कि अच्छा ये बातें हैं, दो साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट में इनफ्लो आ गया, डेबिट में आउटफ्लो आ गया, दो पार्ट्स हैं, करंट कैपिटल, करंट में एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रहे, कैपिटल में हो रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद ये सारे हरे रंग के आइटम्स आ गए, हरे टिक वाले, ये ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं। फिर एक बिलो द लाइन, लाइन एक आइटम भी होता है बिलो द लाइन, जो आरबीआई कर रही है, जिसको एकोमोडेटिंग या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो मतलब इससे प्रेजेंटेशन समझने में आसान हो जाती है। हाँ हाँ, सिर्फ 350 को बिलो द लाइन बोलेंगे। हाँ, आरबीआई दादाजी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हर्ष ने एक अच्छा आइटम पूछा, एरर्स एंड ओमिशंस। वो कुछ किताबों में दिया होता है, लेकिन एरर्स एंड ओमिशंस हमें नहीं पढ़ना, ना हमें उसकी जानकारी लेनी। एरर्स एंड ओमिशंस क्या होते हैं कि जब हम ये सारे इनफ्लो आउटफ्लो लिख रहे होते हैं, तो अभी तो मैंने मजे से लिख दिया 100, 200, 350, तो वो फिगर्स डॉलर वाली बड़ी अजीब सी होती हैं, 11,47,471 रुपए 25 पैसे।
उधर आउटफ्लो में कुछ और होती है। फिर दादाजी बोरो करते हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि गोल्ड एग्जैक्टली उतने ही रुपए का ही बिकेगा, गोल्ड कभी कभी कम ज्यादा का बिकता है। तो थोड़ा सा कह लो एक अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस होता है, दोनों साइड टैली नहीं करती। इधर का टोटल आ रहा होगा 11,47,241, उधर का आ रहा होगा 11,47,240.85। तो उस 15 पैसे को हम एरर एंड ओमिशन कहते हैं, जो वैसे बेकार है, एग्जाम के लिए नहीं है। चलो तो फोकस करते हैं, नहीं अब क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, फिर मुझे वन बाय वन बताना। सबसे पहले हमसे पूछ सकता है बीओपी, वो हम बता सकते हैं, मतलब उसका मीनिंग हमें पता है। हमसे पूछ सकता है बीओटी, वो हम बता सकते हैं, उसका मीनिंग हमें पता है। हमसे पूछ सकता है बीओटी सरप्लस कब कहेंगे, तो बीओटी सरप्लस आप तब कहोगे अगर गुड्स का इनफ्लो मान लो ज्यादा होता और गुड्स का आउटफ्लो कम होता, तो मैं कहता बीओटी सरप्लस। हमसे वो पूछ सकता है बीओटी बैलेंस्ड कब होगा, बीओटी बैलेंस तब होता अगर गुड्स का इनफ्लो गुड्स का आउटफ्लो बराबर होता। हमसे वो पूछ सकता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल किसे कहते हैं, तो हम सर्विसेज की बात कर लेते। हमसे वो पूछ सकता है कि बीओपी करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ, तो आप ये चारों बातें लिख सकते हो घुमा फिरा के, है ना, बुक में से देख के। हमसे वो पूछ सकता है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है बीओपी का, उसका मीनिंग हमें पता है। हमसे वो पूछ सकते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट बताओ, वो आप लिख सकते हो। हमसे वो पूछ सकता है कि ऑटोनॉमस आइटम्स किसे कहते हैं, तो वो आपको पता है, जो हम प्रॉफिट के मोटिव के लिए करते हैं, अबव द लाइन आइटम्स। हमसे वो पूछ सकते हैं कि एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, वो आप बता सकते हो, जिन्हें हम बिलो द लाइन आइटम्स बोल सकते हैं। हमसे वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन पूछ सकता है, वो भी सेम ही कहानी है, वो हम बता सकते हैं। फिर वो हो सकता है ये पूछ ले कि पूरे के पूरे बीओपी अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? बीओपी अकाउंट का फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है? एक बार ये भेजो। नहीं, ऐसे नहीं, गलत। आओ, आपका नजरिया बदले, ठीक है? जो जो मैं फिगर बोलूंगा उन्हें ध्यान रखना। बीओपी करंट अकाउंट का क्या आंसर आया था? बड़ा सा हाथ का निशान बना रहा हूं। बीओपी करंट अकाउंट का क्या आंसर आया था? 100 अनफेवरेबल, ठीक है, ये माइंड में रखना, नीचे जा रहे हैं। बीओपी कैपिटल अकाउंट का क्या आंसर आया था? बीओपी कैपिटल अकाउंट का 250 अनफेवरेबल। तो अगर आपको 100 थप्पड़ मम्मी ने मारे, 250 थप्पड़ पापा ने मारे, तो बताओ, अगर ये पूछा जाए आपसे कि बताओ आपको घर में कितने थप्पड़ पड़ते हैं, तो कैसे बताओगे? आपको घर में कितने थप्पड़ पड़ते हैं कैसे बताओगे? क्या फॉर्मूला बना? आप बताओगे जितने थप्पड़ पापा ने मारे और जितने थप्पड़ मम्मी ने मारे इज इक्वल टू हमारे घर के थप्पड़। तो ये फॉर्मूला होता है बीओपी अकाउंट का, कि बीओपी करंट अकाउंट प्लस बीओपी कैपिटल अकाउंट, चाहे क्रॉस टैली कर लो ऊपर से। बीओपी करंट था 100 अनफेवरेबल, बीओपी कैपिटल था 250 अनफेवरेबल, तो बीओपी अकाउंट क्या हो गया? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट 350 अनफेवरेबल। यस, तो ये था पूरा, मतलब बीओपी का पूरा स्ट्रक्चर, बीओपी के अंदर की बातें, बीओपी की बेसिकली सारी ही बातें, ऑटोनॉमस, एकोमोडेटिंग, बैलेंस्ड, इक्वल, सरप्लस, डेफिसिट, फेवरेबल, अनफेवरेबल, एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करना, करना, करंट, कैपिटल, सब कुछ। तो अब भेजो फाइनल वाला थम्स अप, कि मतलब पूरी कहानी ऑल क्लियर, फुल टू दिमाग में फिट।